हेलो एवरीवन। तो आज हम हिस्ट्री का लेसन 3 रीड करेंगे। तो लेसन 3 है सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी। बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी यानी कि खलजी सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस संघर्ष में खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बनने में सफल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत आए थे। अफगानों की भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहते हैं, अतः ये खिलजी यानी कि खलजी कहलाए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। वह एक उदार एवं सहिष्णु शासक थे। उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया तथा विद्रोही तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन, जो कड़ा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है एवं अवध का इक्तादार तथा रक्षा मंत्री था, देवागिरी पर आक्रमण करने के लिए स्वयं निकला। वहां उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा यानी कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की ओर चल पड़ा, पर कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। उलेमाओं का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था। अमीर तथा सरदार विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे। इन परिस्थितियों का सामना उसने बड़े धैर्य तथा सुनियोजित योजना बनाकर किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की उदार एवं सहिष्णु नीति का त्याग कर कठोर नियमों को लागू किया। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। यहाँ देख सकते हैं, ये है अलाउद्दीन खिलजी। प्रशासन में राज्य और धर्म का अलगाव। अलाउद्दीन को शासन के मामले में धर्मगुरुओं यानी कि उलेमा का दखल पसंद नहीं था, इसलिए वह शासन संबंधी नियम बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी बातों को नहीं मानता था। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना को था। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया तथा पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों को रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार। तो यहाँ पर जो है रेड कलर से आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार था, यहाँ पर उसका शासन था। तो उत्तर भारत के जो राज्य थे उनमें उसका सीधा नियंत्रण था, जबकि जो दक्षिण भारत के राज्य थे इन्होंने जो है अपनी अधीनता को स्वीकार लिया था। राज्य विस्तार। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना यानी कि वारंगल और होयसर राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्यों में क्यों नहीं मिलाया? इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी? तुलनात्मक चर्चा करें। अमीरों तथा सरदारों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता तथा
आत्मीयता बढ़ती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह करने का अवसर मिलता है। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर भी नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नजर भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के आक्रमण होते रहते थे। अलाउद्दीन के समय में भी मंगोलों ने कई बार आक्रमण किए। मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की भांति पुराने किलों की मरम्मत करवाई और नए किलों का निर्माण करवाया। इन किलों में उसने योग्य और कुशल सेना रखी। यह सेना मंगोलों के आक्रमणों को रोकती थी। कृषि नीति। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि को बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। खराज यानी कि लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा, ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। बाजार पर कैसा नियंत्रण था? अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखनी जरूरी थी। इन सैनिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए, जिनका प्रमुख सेना यानी कि अधीक्षक कहलाता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता था या माप तोल में कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं का अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर पाते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। तो वर्तमान समय में मूल्य नियंत्रण एवं बाजार प्रबंध के लिए क्या व्यवस्था है, यह उस समय की व्यवस्था से कितनी भिन्न व कितनी समान है। तो साहित्य व कला का विकास। प्रसिद्ध विद्वान अमीर खुसरो व बरनी उसके दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम तूतिए हिंद था तथा वह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली तथा सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों, मुकरियों और कव्वालियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर एक पहेली है। एक गुणी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का कमाल, डाला हरा निकला लाल। तो आंसर है इसका पान। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया जिसे हौज खास के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया। तो यहाँ देख सकते हैं खिलजी वंश का शासन रहा 30 वर्ष तक, 1290 से 1320 ईस्वी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी 6 वर्ष तक। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी यानी कि 20 वर्ष तक। और उसके बाद मुबारक शाह अंतिम शासक थे जिनका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक यानी कि 4 वर्ष तक रहा। तो यहाँ पर जो है इस लेसन में आए हुए शब्दावली है उलेमा। तो उलेमा का अर्थ होता है धर्मगुरु या धर्माधिकारी, आलिम तथा शिक्षित का बहुवचन। खराज यानी कि लगान, भूमि पर खेती करने वालों से लिया जाने वाला कर, टैक्स, जिसे हम खराज कहते हैं। घोड़ों पर दाग का अर्थ है घोड़ों की संख्या एवं इनकी पहचान के लिए उनकी पीठ पर दाग लगाने की परंपरा थी। हुलिया, किसी व्यक्ति के रंग रूप आदि का ब्यौरा हुलिया कहलाता है। रसद, जिसका मतलब होता है भोजन सामग्री। तो ये था आपका लेसन 3 सल्तनत का विस्तार।
तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है इस लेसन के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चंस के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.